हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो भी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। कोई कहते हैं कि हम आकर पाकिस्तान और हम एक जाए, एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वो कैसे रहने दो। ये आवाज थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आखिर सरदार पटेल ने आजादी के बाद भारत के मुसलमानों से इतनी कड़वी बात क्यों कही? आखिर क्यों सरदार पटेल ने मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए? आखिर क्यों सरदार पटेल ने यह कहा कि भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाने में मदद की थी? 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कलकत्ता में यह मुस्लिम विरोधी भाषण एक खास वजह से दिया था। आजादी के पहले भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाने में साथ दिया था, लेकिन आजादी के बाद भी भारत में रह गए इन कुछ मुसलमानों की सोच नहीं बदली थी और सरदार पटेल इसी बात से उन दिनों मुसलमानों से नाराज थे। दरअसल सरदार पटेल के इस भाषण से सिर्फ 3 हफ्ते पहले यानी 14 और 15 दिसंबर 1947 को कराची में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में लंबी बहस के बाद मुस्लिम लीग के विभाजन का फैसला हुआ, यानी एक मुस्लिम लीग पाकिस्तान में रहेगी और दूसरी मुस्लिम लीग भारत में बनेगी। इस बैठक में जिन्ना ने जो भाषण दिया था वो प्रकाशित हुआ है मशहूर लेखक A.G. नूरानी की किताब द मुस्लिम ऑफ इंडिया ए डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि A.G. नूरानी पूरी तरह से मुस्लिम परस्त लेखक हैं और आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं। वो आरएसएस के खिलाफ कई किताबें भी लिख चुके हैं। उनकी किताब के मुताबिक जिन्ना ने उस दिन अपने भाषण में कहा था कि दुर्भाग्य से भारत में रह गए मुसलमानों के लिए मेरे मन में गहरी संवेदना है, लेकिन भारत के मुसलमान अगर खुद को संगठित करें तो वो अपने राजनीतिक अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं। अच्छी तरह से संगठित अल्पसंख्यक हमेशा अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार रखने में सक्षम होते हैं। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि भारत के मुसलमानों की कठिन मेहनत की वजह से ही पाकिस्तान का निर्माण हो पाया है। पाकिस्तान हमेशा उनकी मदद करेगा। कुल मिलाकर इस सम्मेलन में जिन्ना ने भारत में रह गए अपने मुस्लिम समर्थकों और नेताओं से पल्ला झाड़ लिया। जिन्ना ने उन्हें साफ कह दिया कि अब वो भारत में अपनी लड़ाई खुद लड़े। निराश होकर जिन्ना के ये सारे चेले गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद की शरण में फरियाद लेकर पहुंचे, जिसके बाद मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में 27 दिसंबर 1947 को लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में देश के 60,000 प्रभावशाली मुस्लिम नेता, उलेमा, मौलवी और मौलाना जमा हुए। इनके अलावा इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस बैठक में यह तय होना था कि अब पाकिस्तान बनने के बाद इच्छा से या मजबूरी में भारत में रह गए मुसलमानों की आगे की रणनीति क्या होगी। खासकर वो मुसलमान अब क्या करेंगे जिन्होंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद और जिन्ना जिंदाबाद के नारे बुलंद किए थे। खैर, इन हालात में लखनऊ में देश भर के मुसलमानों का सम्मेलन शुरू हो गया, लेकिन इसके शुरू होते ही इसमें शामिल मुसलमानों की सोच सामने आ गई। जब यह सम्मेलन हो रहा था, ठीक उसी समय कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज ने
हमला बोल रखा था, लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान की इस बर्बरता पर एक शब्द तक नहीं बोला। यहां तक कि मौलाना आजाद भी इस सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से बचते रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बिहार के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता सैयद महमूद भी शरीक हुए थे। इस सम्मेलन में उन्होंने खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी। उन्होंने जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है इस किताब में, जिसका नाम है महामानव सरदार, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसे लिखा है मशहूर लेखक दिनकर जोशी ने। इस किताब के पेज नंबर 219 के मुताबिक सैयद महमूद ने इस सम्मेलन में कहा था कि इस देश में यदि कोई मुसलमानों का नाश करने का सोच रहा है तो वो फिर मूर्खों की दुनिया में बसता है। हिंदुओं को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वो मुसलमानों का नाश करने की कोशिश करेंगे तो खुद उनका नाश हो जाएगा। ये वही सैयद महमूद थे जिन पर खुद मौलाना आजाद ने अपनी इस किताब इंडिया विंस फ्रीडम में अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाया था। आजाद के मुताबिक सैयद महमूद ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद वायसराय को पत्र लिखकर माफी मांग ली थी। सैयद महमूद बाद में जाकर भारत के विदेश राज्य मंत्री बने। खैर, इस मुस्लिम सम्मेलन में जिस तरह के बयान दिए गए थे उससे पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। दिल्ली के अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने अपनी खबर में लिखा था कि लखनऊ के सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं के भाषण सुनकर ऐसा लगता है मानो 15 अगस्त 1947 के बाद जो काम मुस्लिम लीग ने अधूरा छोड़ा है उसे ये लोग पूरा करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग की यह हरकत सरदार पटेल को सहन नहीं हुई। लखनऊ में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था उसके बाद सरदार पटेल ने यह तय कर लिया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने जगह भी लखनऊ ही चुनी। 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में सरदार पटेल ने एक भारी भरकम भीड़ के सामने भाषण देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि भारत के प्रति निष्ठा की महज घोषणा से बात नहीं बनेगी, उन्हें अपनी वफादारी का व्यवहारिक सबूत भी देना होगा। इसी लखनऊ में द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। इस सिद्धांत को फैलाने में शहर के मुसलमानों का भी योगदान रहा है। मुस्लिम लीग ने जो मांग की उससे पूरे भारत में अधिकतर मुस्लिम युवा प्रभावित हो गए और उन्होंने इस मांग को पूरी तरह स्वीकार भी किया। इसके बाद सरदार पटेल असली मुद्दे पर आए और उन्होंने जो कहा उसने पूरे देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि मैं भारत के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में लखनऊ में हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मुद्दे पर मुसलमानों ने मुंह क्यों नहीं खोला? पाकिस्तान जो भी कश्मीर में कर रहा है उसकी उन्होंने निंदा क्यों नहीं की? ये सब बातें लोगों के मन में संदेह पैदा करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 घोड़ों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और शांति से वहां रह सकते हैं। हमें यहां शांति से रहने दें ताकि हम अपने देश का विकास कर सकें। सरदार पटेल ने सीधे सीधे कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। सोच कर देखिए, अगर ऐसी तल्ख भाषा में आज का कोई नेता ऐसा भाषण दे दे तो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी उस पर कट्टरपंथी होने का लेबल चिपका देंगे। इसके बाद सरदार पटेल ने अपने भाषण में आगे कहा, मुस्लिम लीग के लोग पहले महात्मा गांधी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि गांधी जी तो उनके दोस्त हैं। गांधी जी के बदले अब वो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। उन दिनों लौह पुरुष पूरे फॉर्म में थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने तूफानी भाषणों के जरिए गांधी और नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से उपजे हिंदुओं के घावों पर मरहम लगा रहे हैं। साथ ही वो इन भाषणों के जरिए उन मुसलमानों को भी देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे जिनकी वफादारी आज़ादी के बाद भी संदिग्ध थी। अपने भाषणों से सरदार पटेल ने पाकिस्तान के निर्माण में योगदान देने वाले मुसलमानों को यह साफ संदेश दे दिया था कि उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है, जबकि इसके विपरीत गांधी और नेहरू लीगी मुसलमानों को भी भारत में रोकना चाहते थे। यहाँ इस मसले पर सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे वी शंकर के विचारों को जानना
काफी महत्वपूर्ण होगा। वो अपनी मशहूर किताब माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के पेज नंबर 158 पर लिखते हैं, सरदार पटेल का मानना था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने वाले मुसलमानों से मुस्लिम लीग ने यह वादा किया था कि पाकिस्तान स्वर्ग के समान होगा और उन मुसलमानों के लिए यही सबसे बड़ा आकर्षण था। इसलिए सरदार पटेल ये सोचते थे कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह जरूरी है कि उन मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से ना रोका जाए जिन्होंने अपनी वफादारी पाकिस्तान के साथ दिखाई है, ना ही ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान से वापस आने दिया जाना चाहिए। विशंकर का आगे यह भी कहना था कि उस दौर में सरदार पटेल के इन विचारों को आम जनता का पूरा समर्थन हासिल था, सिवाय गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद को छोड़कर। अपने इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर सरदार पटेल ने गांधी से बगावत कर दी थी और सरदार पटेल ने यह क्यों कहा था कि गांधी हिंदुओं के चेहरे पर कालिख पोतना चाहते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।